अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक ऐसी बीमारी है जो खांसी है, बुखार है, वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही। इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि ये नाखून और इंसान के बाल के अलावा जिस्म के हर हिस्से को अफेक्ट कर सकती है। चेस्ट को, लंग्स, फेफड़ों को, आंत को, दिमाग को, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी की एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है, बच्चे ना होना मेल्स में, फीमेल्स में। इस बीमारी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस। कॉमन है। अगर आप इस मरीज़ से एक्सपोज्ड हुए हैं किसी भी स्टेज पे, कभी कोई मरीज़ के साथ रहे हैं, उसके साथ खाया पिया है, ख्याल रखा है, तो बहुत अरसे के बाद ये बीमारी दोबारा हो सकती है। इसको डिटेल में आज डिस्कस करना है। क्या कॉजेज़ हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है। अगर जहन में क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's topic is related to a special sort of infection जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलस बैसिलस बैसिलस एक बैक्टीरिया को कहते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं। तो ट्यूबरकुलस का जो बैसिलस है ये टीबी कहलाता है। इसे कॉक्स डिजीज़ भी कहते हैं। पहले पूरी दुनिया में बहुत कॉमन रही, फिर सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, जैसा कि पाकिस्तान वगैरह में। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक दफ़ा दोबारा से ये आई है एसोसिएटेड विद HIV। इसकी 3 स्टेजेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान अगर इनहेल करता है बैसिलस को तो ये जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और होस्ट के जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इसे कंटेन कर लेता है। इसे कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। ये जो एक जगह पर टीबी का बैसिलस इकट्ठा हो गया है इसे गोन्स फोकस कहते हैं। अगर इसके साथ साथ नज़दीक के लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर इसे गोन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। प्लस लिम्फ नोड्स इस गोन्स कॉम्प्लेक्स। ज़्यादातर प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस मरीज़ को नहीं पता होता, वो खुद से ही मरीज़ रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। हो सकता है कि हल्का सा स्पॉट हो लंग्स के अंदर, वरना हो सकता है ना भी हो। अब एक लफ्ज़ है उसको समझो, रीएक्टिवेट होना। अब ये जो ऑर्गेनिज्म था ये डोरमेंट हो गया था, पड़ा रहा है वहाँ, मगर जैसे ही मरीज़ की इम्यूनिटी कम हुई है तो वो रीएक्टिवेट हो गया है। इम्यूनिटी कम कैसे हुई? मरीज़ को HIV हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कोई कैंसर हो गया, या उसको कोई हमने कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी, या इस तरह के किसी प्रोसीजर की वजह से मरीज़ की इम्यूनिटी जैसे ही कम हुई तो दोबारा से एक्टिवेशन हो गई उसकी, और वहाँ से वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ या प्रोग्रेसिव टीबी भी बन सकती है। व्हाट डू आई मीन बाय प्रोग्रेसिव टीबी? यहाँ समझ लेते हैं कि वो वहाँ से निकल कर लंग के अंदर भी फैल सकता है, लंग्स से प्लूरल एफ्यूजन कर सकता है। ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा हूँ। सिर्फ लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अब ये लिम्फ नोड्स ज़रूरी नहीं है कि लंग्स ही से रिलेटेड हों, एक्जिला में हो सकते हैं, नेक में हो सकते हैं, इंग्वाइनल एक्जिलरी, सारे लिम्फ नोड हो सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट डिजीज़ ब्लड से लिम्फेटिक से स्प्रेड कर जाए। इट इज़ पोस्टुलेटेड कि एक नेल्स के अलावा और एक हेयर के अलावा ट्यूबरकुलोसिस कैन इफेक्ट एनी ऑर्गन। अब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स की टीबी से बात स्टार्ट करता हूँ। मरीज़ को कफ होगी,
स्पूटम होगा, स्पूटम ब्लड स्टेन्ड हो सकता है, फीवर लो ग्रेड होगा, हल्का हल्का थोड़ा सा फीवर होगा, और जो शाम में इवनिंग राइज के साथ होता है, कोल्ड स्वेट्स होते हैं, शिवरिंग होती है। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, हमारे इलाके में ट्यूबरकुलोसिस अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये सारे सिम्टम्स हम बहुत सारे मरीजों को क्लिनिकली ही डायग्नोज कर लेते हैं। किस पे? इस पे लो ग्रेड फीवर पे, जो शाम में राइज करता है। वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, भूख कम लगना शुरू हो गई है। अगर हम एक्सरे करा लें तो हमें शेडोइंग मिल सकती है, ज़्यादातर अपर जोन्स की। शेडोइंग लेटर ऑन फाइब्रोसिस कर सकती है और कैविटीज बना सकती है, यानी कि अच्छा खासा डैमेज कर सकती है लंग्स को। अब एक्सरे हमने करा लिया, फुल ब्लड काउंट में हीमोग्लोबिन कम मिल सकती है हेमोप्टिसिस की वजह से, क्योंकि वो हेमोप्टिसिस क्या है? ब्लड आ रहा है स्पूटम में। हेमोप्टिसिस के अलावा मैंने बताया आपको कि एपेटाइट मरीज की कम है, वाइट सेल काउंट नॉर्मल हो सकता है, कम हो सकता है, ईएसआर रेस मिलेगा हमें, ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरकुलोसिस में ईएसआर रेस्ड मिलेगा। हम स्पूटम को एसिड फास्ट बैसिलस एएफबी स्टेन कर सकते हैं, इसे कहते हैं ZN स्टेन। ZN होता है जील नेल्सन स्टेन। स्टेन क्या चीज होती है ये भी समझ लेते हैं। अब हमने स्पूटम लिया तो हम उस स्पूटम को एक ग्लास की स्लाइड पर रखते हैं, उसके बीच में उसके ऊपर एक खास स्टेन डालते हैं। स्टेन कलर को कहते हैं, जो एसिड फास्ट बैसिलस को हमें माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा दे। तो हम कंफर्म करेंगे कि इस मरीज को ZN स्टेन डाला है, तो एसिड फास्ट बैसिलस मिला है हमें। मगर याद रखिए, इसको कंफर्म करने के लिए हम कल्चर करेंगे, यानी कि इस एसिड फास्ट बैसिलस को ग्रो कराएंगे और फिर उसकी सेंसिटिविटी चेक करेंगे, यानी कौन से एंटीबायोटिक्स को वो रिस्पॉन्ड करता है। दिस इज अ वेरी गुड एंड अ कंफर्मेटरी टेस्ट। एक्सरे में ज़रूरी नहीं है कि शेडोज ऊपर ही हो, शेडोज नीचे की तरफ भी मिल सकते हैं। एक्सरे में हमें प्लूरल एफ्यूजन मिल सकती है। एफ्यूजन क्या होती है? फ्लूइड इन दी प्लूरल कैविटी। अब अगर मरीज को देयर इज ओनली फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, तो हम क्या करेंगे? इस फ्लूइड को एनालाइज करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय एनालाइज? पहले हम टैप करेंगे, सिरिंज में फ्लूइड निकालेंगे, उसको प्रोटीन उसमें देखेंगे कितनी है, सेल काउंट कितना है, और उसे कल्चर और सेंसिटिविटी उस फ्लूइड की करेंगे। क्योंकि इस मरीज में जिसमें सिर्फ प्लूरल एफ्यूजन है, उसको स्पुटम नहीं आ रहा होगा। सर स्क्लेरोसिंथेसिस वो करते हैं ना जी, फ्लूरोसेंट, शाबाश, इसका लफ्ज है, सिरिंज। ठीक कहा आपने, फ्लूरोसेंटिसिस। जी। ये इसका ओके फ्लोरो। टेक्निक है। गुड। तो फ्लूइड को निकाल के हमने उसको एनालाइज किया है कि क्या ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है या नहीं है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट है। देखो, ये मैंने प्लूरा बनाया है, तो प्लूरा के अंदर ये फ्लूइड मौजूद है। हम प्लूरा के फ्लूइड को हम कर सकते हैं एनालाइज, मगर गौर करें कि अगर हम थोड़ा सा पोर्शन लें, जिसे प्लूरल बायोप्सी कहते हैं, तो प्लूरल बायोप्सी के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं एज कंपेयर टू सिंपल प्लूरल फ्लूइड। तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम एक टिश्यू डायग्नोसिस ले लें।
देखो जब भी बायोप्सी की बात होती है तो इसको टिश्यू डायग्नोसिस कहा जाता है। टिश्यू डायग्नोसिस वुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड एज कंपेयर टू सिर्फ स्पूटम या सिर्फ फ्लूइड की बात हो। वो मरीज जिन्हें कफ है मगर कोई स्पूटम बाहर नहीं आ रहा, उनको हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि एक स्कोप डाल के ब्रोंकस में जाके अगर वहाँ सिक्रीशंस हैं तो उनको ले आएंगे बाहर, या फिर थोड़ी खुद से सिक्रीशंस डाल के फ्लूइड नॉर्मल सलाइन डाल के उनको सक कर लेंगे। ब्रोंकोस्कोपी, लेवाज भी कहते हैं उसको, BAL। एक और तरीका ये है कि हम मरीज को स्पूटम खुद से इंड्यूस्ड कर दें। स्पूटम कैसे इंड्यूस करते हैं? हाइपरटोनिक सेलाइन डाल के, यानी कि ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड अगर हो तो इसे हम नॉर्मल सेलाइन कहते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा सेलाइन होगा, 4.5% NaCl होगा, तो इसे हाइपरटोनिक कहते हैं। ये अगर मरीज़ को नेबुलाइजेशन मशीन से लगाया जाए तो मरीज़ को खुद से खांसी भी आ जाती है इसकी वजह से, और स्पूटम भी मरीज़ बाहर निकालना शुरू कर देता है, तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि NG डाल के, जो NG ट्यूब है ये स्टमक में जाती है, जी वो जी। कहते हैं वो कहते हैं कि स्टमक की कंटेंट नो को जी बोले शाबाश। नोज से नोज से जाता है ना, नेसोगेस्ट्रिक। नेसोगैस्ट्रिक, वेल डन। जी जी। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के स्टमक से ही ले लें, थोड़ा बहुत फ्लूइड जो आपको मिलता है उसी से ही एनालिसिस हो सकता है। अब जब हम लंग्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि लिम्फ नोड्स की ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें समझते जाइए कि लंग्स के साथ साथ लिम्फ नोड्स हैं या सिर्फ लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं। लंग्स की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ओनली प्लूरल इफ्यूजन को भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहेंगे, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और सिर्फ लिम्फ नोड्स को भी सिर्फ लिम्फ नोड्स की टीबी कहते हैं। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी, इंग्वाइनल, ये मेन एरियाज हैं, इसके अलावा भी हमें मिल सकते हैं। सो व्हेन आई से दीज वर्ड्स तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लिम्फ नोड्स हमें कहाँ मिलते हैं ताकि हमें आइडिया हो। सर्वाइकल गर्दन में हो सकते हैं, फ्रंट एंड बैक, एक्सिला के अंदर, और ग्रॉइन के ब्राइकल है। जी। ब्रेकियल भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स मैंने जिक्र नहीं किए वो लंग्स के इर्द गिर्द हैं और एब्डोमेन के अंदर है। तो लिम्फ नोड्स कहीं भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जब लिम्फ नोड्स की बात करेंगे तो हमारा डायग्नोसिस किस पे होगा? हम बायोप्सी करना चाहेंगे। बायोप्सी पे हम क्या मिलेगा? बायोप्सी पे हमें लंग्स, क्या बच नहीं, लंग्स नहीं, लिम्फ नोड्स की बायोप्सी। टिश्यू 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 की बायोप्सी, लिम्फ। शाबाश, ठीक है, आवाज करती है। तो टिश्यू की बायोप्सी है, लिम्फ नोड की बायोप्सी है, मगर हमें बायोप्सी पे क्या मिलता है ये बताना चाहता हूँ। हमें खास किस्म के ग्रैन्युलोमा मिलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक खास किस्म का ग्रैन्युलोमा, एक राउंड सर्कुलर चीज को ग्रैन्युलोमा कहा जाता है। इस ग्रैन्युलोमा की खास बात यह है कि और कंडीशंस में भी ग्रैन्युलोमा होगा, मगर दरमियान में चीज की तरह का मटेरियल होना, चीज जो हम खाते हैं, चीज लाइक मटेरियल होना कहलाता है केजियस निक्रोसिस। तो ग्रैन्युलोमा विद केजिएशन, विद केजियस निक्रोसिस, ये हमें टिश्यू बायोप्सी पे मिलेगा जहाँ जहाँ हम टिश्यू डायग्नोसिस करना चाहते हैं। हमने थोड़ी देर पहले प्लूरल बायोप्सी की बात की, तो वहाँ भी हमें ये ग्रैन्युलोमास मिलने चाहिए हैं, तब हम डायग्नोज करेंगे। तो लिम्फ नोड्स वाले मरीज भी फीवर, लो ग्रेड, नाइट स्वेट्स, रात को स्वेटिंग होना, राइगर्स, चिल्स, एपेटाइट कम हो जाना, और ऑफ कोर्स लिम्फ नोड्स नाच हो सकते हैं। अब लिम्फ नोड्स के अलावा ट्यूबरकुलोसिस कहाँ हो सकती है और वो कैसे प्रेजेंट करती है?
मरीज कहता है, पहले मैं आपको पिक्चर देना चाहता हूँ कि मरीज कैसे प्रेजेंट करेगा। एब्डोमिनल पेन है, कभी डायरिया हो जाता है और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। वेट लॉस है, भूख कम लगती है, फीवर है, वही लो ग्रेड शाम में होता है वगैरह वगैरह। एब्डोमिनल पेन ज़्यादातर राइट इलियक फोसा में होता है। ये चीज़ भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको फोसा याद रहें। एब्डोमेन को 9 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, Hypochondria. ठीक। राइट बताओ कौन सा, ये राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, Left lung. राइट इलियक फोसा, शाबाश, लेफ्ट इलियक फोसा, एपिगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, अम्बलाइकस। तो हमारे मरीज को यहाँ पेन होता है क्योंकि आइलियो सीकल एरिया में ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादातर देखी जाती है। तो हमें इसको क्रोन्स से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्रोन्स बीमारी एक डिफरेंट बीमारी है उसकी, कट की, तो वील कीप एन आई ऑन दैट। तो उसमें जे ट्रैक्ट में जब पढ़ेंगे तो फिर आपको वो डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो राइट इलिक फोसा पेन, बाकी कभी डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है, बाकी वजन कम होना, भूख कम लगना। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सीटी स्कैन पे जो बॉवल की वॉल है वो थिक मिल सकती है, यानी कि ये जो उसकी ये नॉर्मल सी वॉल की ये थिकनेस है, तो वो हो सकता है कि थिकनेस बढ़ जाए, इसे कहते हैं, जो सीटी स्कैन पे पिक हो सकती है। मगर आइडियली क्या है, अगर कंफर्म नहीं हो रहा तो लैप्रोस्कोपी करके डायग्नोसिस के लिए टिश्यू सैंपल ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। हार्ट के अंदर भी टीबी हो सकती है। हार्ट के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है स्पेशल, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। और इसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, जिसे आप पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते हैं। तो अगर आप फ्लूइड निकालते हैं इसका, तो इसके अंदर भी आप प्रोटीन चेक करेंगे, जेड स्टेन चेक करेंगे, एसिड फास्ट बेसिलस चेक करेंगे। Sir, what is that last one? एएफबी, AFB. जी जी. एसिड फास्ट बेसिलस, अभी हमने जिक्र किया। ट्यूबरक्लोसिस Okay, okay. बेसिकली एसिड फास्ट बेसिलस है। जी जी. कल्चर पे ग्रो कर सकते हैं, मगर ज़्यादा अच्छा क्या है, पेरिकार्डियम की बायोप्सी कर लें। इसी तरीके से जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ओवरीज की, वास डिफरेंस मेल्स में इनफर्टिलिटी के इंपॉर्टेंट कॉज है, स्किन की, स्किन को ल्यूपस वल्गैरिस कहते हैं, स्किन की ट्यूबरक्लोसिस को। ब्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है जो ट्यूबरक्लोसिस के साथ लिंक्ड है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेन के इर्द गिर्द भी एक लेयर है, बल्कि 3 लेयर्स में ये प्रोटेक्टेड होता है, जिसके अंदर जो फ्लूइड है उसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इस फ्लूइड की इन्फ्लेमेशन अगर हो जाती है तो ये जो लेयर्स हैं इन्हें मेनिंजीज कहा जाता है, तो ये मेनिंजाइटिस कर देता है। ट्यूबरक्लोसिस लीडिंग टू मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लस मेनिंजाइटिस। सर बैक्टीरिया का वजह से होता है meningitis ना? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस थोड़ी डिफरेंट है, उसकी प्रेजेंटेशन। ट्यूबरक्लोसिस की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग है, तो फीवर होगा, हेडेक होगा और नेक स्टिफ हो जाएगा। वो गर्दन को साइडों में घुमाने से भी और नीचे की तरफ लेके आते हुए, चिन को चेस्ट की तरफ लेके आते हुए मरीज को पेन होगा। हम सीएसएफ के अंदर प्रोटीन्स देखेंगे ज़्यादा होंगी, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे सेल्स में, तो हमें शक होगा कि ट्यूबरक्लोसिस है। जेड स्टेन करेंगे, कल्चर करेंगे। हम एक और टेस्ट कर सकते हैं जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये थोड़े से भी एसिड फास्ट बैसिलस को
मल्टीप्लाई कर लेता है मेजर करने के लिए, जिससे हमें ज़्यादा अच्छी डायग्नोस्टिक मिल जाती है, क्योंकि हम मेनिंजेस की बायोप्सी नहीं कर सकते। ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं हम, तो ब्रेन के अंदर हो सकता है कि ये ट्यूमर लाइक पिक्चर बना दे, जिसे ट्यूबरकुलोमा कहते हैं। ट्यूबरकुलोमा हेडेक के साथ और वैक्सिंग एंड वेनिंग कन्फ्यूजन के साथ आ सकता है। मतलब कन्फ्यूजन कभी बेहतर हो जाए और कभी मरीज ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए, इसे वैक्सिंग एंड वेनिंग कहते हैं। तो चूँकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में HIV की बढ़ती हुई डायग्नोसिस की वजह से अब ट्यूबरकुलोसिस भी ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जैसे ही इम्यूनिटी कम होती है तो मरीज़ को TB होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशंस मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यूबरकुलोसिस के हिसाब से बता दी हैं। अब हम बात करते हैं हाउ आर वी गोइंग टू ट्रीट। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 4 किस्म की एंटी TB ट्रीटमेंट हैं जो हम इकट्ठी देते हैं। रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथेम्बिटोल, और एक ट्रीटमेंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। फॉर्मूला है RIPE, राइप प्लस माइनस S, राइप्स। हर मरीज को ये 4 गोलियां फॉर 2 मंथ्स देनी है, और उसके बाद 4 मंथ्स के लिए रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड मिला के देनी है। टोटल 6 मंथ्स ड्यूरेशन है। ये बात समझ में आई है मुस्तफ़ा? जी सर जी। तो 4 टैबलेट्स फॉर 2 मंथ्स, 2 टैबलेट्स फॉर 4 मंथ्स, तो ये आगे बन गया। वो मरीज जो दरमियान में मेडिसिन छोड़ देता है किसी वजह से, अब 6 मंथ्स का कोर्स है, दरमियान में छोड़ देता है, दोबारा स्टार्ट करता है, तो उसको आप साथ में स्ट्रेप्टोपाइसिन ऐड कर देते हैं। CNS वालों को आप 1 ईयर के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, 2 मंथ्स के लिए 4 टैबलेट्स मिला के, और प्लस 10 मंथ्स के लिए 2 टैबलेट्स मिला के। CNS में और सीवियर इन्फेक्शंस में आप स्टेरॉइड्स साथ दे सकते हैं 1 मंथ के लिए। सर डेक्सामेथासोन ओनली फॉर इन्फ्लेमेशन राइट? दोबारा बोलें। डेक्सामेथासोन जो है ये स्टेरॉइड है इन्फ्लेमेशन के लिए ना? देखो, स्टेरॉइड है और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए है। ये बड़ी ट्रिकी ट्रिकी मेडिसिन हो जाती है मुस्तफा, प्रैक्टिकल बात समझाता हूँ। अच्छा। अब जी जी। अगर एक मरीज को कोई इन्फेक्शन है, किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, तो नॉर्मली हम साथ में स्टेरॉइड नहीं देते, क्योंकि हमें ख़तरा होता है कि स्टेरॉइड उस इन्फेक्शन को ख़राब कर देगा, वर्सन कर देगा। कुछ कंडीशंस हैं जिनमें से एक ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस है, जिसमें हम दे सकते हैं। एक प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं कंप्लायंस का प्रॉब्लम होना। कंप्लायंस का मतलब है कि मरीज पूरे 6 मंथ्स मेडिसिन नहीं खाता, तो उसके लिए एक थेरेपी है जिसे डॉट्स थेरेपी कहते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब क्या है इसका, कि मरीज के पास जाके खुद अपनी आंखों के सामने उसको ये दवा देना। वो हो सकता है कि उसको चेंज करके ना उसकी डोज को तो 3 टाइम्स अ वीक कर दिया जाए, तो जो हेल्थ वर्कर है वो घर पे जाके उसको दे दे। इसे डॉट्स थेरेपी कहते हैं। रिफेम्पिसिन की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये रेड ऑरेंज सा कलर कर देती है यूरिन को, टीयर्स को और बाकी सिक्रीशंस को भी। इसके अलावा ये हेपेटाइटिस कर सकती है। आइसोनियाजिड न्यूरोपैथी कर देती है, नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, इसलिए हर वो मरीज जो आइसोनियाजिड ले रहे हो उसे साथ में विटामिन B6 दी जाती है। पायराजिनामाइड गाउट कर देती है हाइपर यूरिसीमिया की वजह से। इथेम्बिटॉल
आई की इन्वॉल्वमेंट कर सकती है। ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन को ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। तो इट कैन कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस इन पेशेंट्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन एट्थ नर्व को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। ई से आई की इन्वॉल्वमेंट, एस से आप शेप याद रखें तो इट रिजेंबल्स एट्थ नर्व। अच्छा जी, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात हो गई। अब वो बंदे जो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लेते, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट रजीम को छोड़ देते हैं, उनको रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, इथेमेटॉल में से कुछ मेडिसिन को वो अब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कल्चर एंड सेंसिटिविटी पे पता चलेगा। तो इसकी बेस पे हमारे पास डायग्नोसिस बनेगा मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, MDR-TB। तो इसके लिए सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। कैप्रियोमाइसिन, प्रिनोलोन्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन एटसेट्रा से ट्रीटमेंट ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लाइन मेडिसिन ज़्यादा कॉस्टली भी होती है, और इसका एक और नुकसान ये है कि स्प्रेड भी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस ही होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जिसको भी ये ट्यूबरकुलोसिस आगे स्प्रेड करेगी, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी ही स्प्रेड होगी, और उसको भी ट्रीट करने के लिए ड्रग की रेजिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कैसे ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड कर सकती है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। अब एक मरीज कफ करता है, तो उसका जो स्पूटम हवा में जाएगा, तो वो अगला बंदा जब इनहेल करता है तो स्प्रेड हो जाएगा। इसका मतलब है कि फैमिली मेंबर्स, क्लोज कॉन्टैक्ट्स, एक घर में रहने वाले, स्कूल वगैरह में, प्रिजन में, जहाँ भी मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, क्लोज एनवायरनमेंट है, वहाँ ये चीज़ें स्प्रेड होना रिलेटिवली कॉमन है। अगर एक मरीज कफ करता है, उसको अपने हाथ के ऊपर कफ करने के बाद टॉवल पे लगा देता है, वो स्पूटम जहाँ जहाँ स्प्रेड होगा, वो अगर मरीज इनहेल कर लेता है या मरीज अपने हाथ लगा के उसे खा लेता है, तो वो जीआई ट्रैक्ट में चला जाएगा और वहाँ से वो ब्लड में जा सकती है। इस तरीके से डॉक्टर्स पेशेंट्स का कांटेक्ट में आ जाना, क्योंकि इफ द पेशेंट इज कफिंग, मजीद पेशेंट टू पेशेंट भी हो जाएगा स्प्रेड। All of these things will lead to spread of tuberculosis. Any questions, please? और सर जो ये ड्रग रेजिस्टेंट जो है आप बता रहे हो, जी, इसके लिए मतलब हमेशा हम लोग को ये चेंज करते रहना चाहिए ना, मतलब हर टाइम ड्रग ड्रग फर्स्ट लाइन सेकंड चेंज, लाइन है। ड्रग सेकेंड लाइन पे फौरन नहीं आते। तरीकाकार क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने आपको कहा है कि 2 months प्लस 4 months, यानी कि 6 months तक मेडिसिन खानी है मरीज ने। ट्यूबरक्लोसिस का एक सेंटर बना हुआ है पाकिस्तान में, जगह है उसके नाम से, गुजर खान के नाम से एक जगह है जहाँ पर मैं काम किया करता था कुछ अर्से के लिए। तो वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस का जो फोकल पर्सन था, उसके पास मरीज आया तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने 1 महीने दवाई खाई थी और अब 2 महीने मेरे मेडिसिन के पूरे हो गए, तो आई एम फीलिंग बेटर। तो अब आप क्या कहते हैं कि मजीद दवाई खाऊं कि ना खाऊं? उसने कहा कि मैंने आपका स्पूटम टेस्ट भिजवाया था 2 months की ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने पे, तो स्पूटम टेस्ट आपका नेगेटिव फॉर ट्यूबरकुलोसिस आ गया है, तो आपको मजीद दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। तो यू थिंक उसने सही किया मुस्तफ़ा? सर अब नो। देखो, स्पूटम यहाँ पर पॉजिटिव था, जाहिर है उसका, तभी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराई। यहाँ नेगेटिव होने की वजह
2 मंथ्स की एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। 4 टैबलेट्स हमने दी हैं उसको। मगर ये हाई चीज़ डोज। या हाई डोज़, मगर ये चीज़ जब तक हम कंप्लीट 4 मंथ्स तक नहीं चलाएँगे, तो मरीज़ का जो वो ट्यूबरकुलोसिस का जो ऑर्गेनिज़्म है, वो तो होशियार हो जाएगा और वो दोबारा जब आएगा मरीज़, तो वो इस वाली रिजीम से भी ठीक नहीं होगा। उसने कहना है कि मुझे क्या चाहिए? सेकंड लाइन ट्रीटमेंट चाहिए और वो भी 6 मंथ्स नहीं, बल्कि हो सकता है 1 साल भी 1 नहीं, ईयर। 2 साल तक चाहिए हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ओके, हो ओके। सकता है कि 24 मंथ्स लग जाए। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें ये मतलब जी, नहीं जी। है, हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ कोर्स यहाँ पे करानी चाहिए। मगर अगर मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, तो आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी यहाँ करा सकते हैं, अगर वो फिर भी पॉजिटिव है। एंड पे करा सकते हैं ये देखने के लिए कि नेगेटिव है। यहाँ कल्चर एंड सेंसिटिविटी जब आपको पता चलेगा कि ड्रग रेजिस्टेंस है, तो फिर ऑफ कोर्स आप अपने ट्रीटमेंट को चेंज कर देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका ये टॉपिक तैयार हो जाए। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको आंसर करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।